हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले खंड को सॉल्व किया था, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इसमें हम लोग लैंग्वेज को और अंकगणित को दोनों को एक साथ में लेकर खत्म करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 प्लस 3/100 और 3/1000 और 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख है, 3/10 लाख। तो इसको क्या करना है, दशमलव की प्रसार में इसको तोड़ना है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अब जोड़ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो है आपका, ये सिंपल आपका 3 होगा। ये वाला जो है आपका 0.0, ये 3 होगा। इसको हम कर लेते हैं 0.003 होगा। और ये वाले को हम कर लेते हैं 0.12345 6। ठीक है ना। क्यों 6 करेंगे, अगर ये 2 है मतलब 100 है तो 2 अंक का दशमलव में अंदर ले जाएगा। और अगर ये 3 है तो 3 अंकों को, और अगर ये 6 अंक है तो 6 अंकों को ले जाएगा। फिर उस क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना। फिर हम जोड़ लेते हैं। तो ये 3 और क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद आपका 0.3। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 3.033, फिर उसके बाद डबल जीरो, फिर 3। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो इसका ऑप्शन जो है आपका, जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दशमलव वाले सवाल को हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर। तो जब भी इस तरह के सवाल को हम लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखना होगा, तो हमको क्या करना होगा, ये दशमलव की जगह पर जैसे मान लेते हैं 20 है, दशमलव न लगाकर 0, 9 और 2, 5। ठीक है ना। कितने अंक को दशमलव में आप हटाए हैं, तो 4 अंकों को, 1, 2, 3। आपको ये 4 जीरो दे देना होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 4 अंकों के लिए हमको ये जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से आपको काटना है। तो चलिए इसको काटते हैं। सबसे पहले हम इसको, लास्ट में 5 है तो 5 से ही इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक को, सॉरी 5 आठे, सॉरी, पहले इसको हम काटेंगे 5 चौक को 20। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दो अंकों को एक साथ में जब काट रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। फिर काटेंगे इसको 5 एक कम 5। ठीक। अब 5 एक कम 5 काट दिए तो यहाँ पे फिर बच गया कितना, 5 एक कम 5, तो यहाँ बच गया आपका 4 बच गया। 5 आठे, तो 5 आठे 40, फिर कितना बच गया आपका, 2 बच गया। तो फिर ये कितना कटेगा, 5 बचे 25। ठीक है ना। इस तरह से इसको भी काट दीजिए 5 से। तो जब इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, ये आपका हो गया। फिर इसको आप काटिए 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 नजर आ रहा है। तो जब 5 से काटेंगे तो देखिए ध्यान से, 5 आठे 40, ये 40 हो गया। अब 5 आठे 40 हो गया, तो ये 5 तियाए 15, क्योंकि उसके पहले हमें जीरो लगाना पड़ेगा। 5 तियाए 15। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, 5 तियाए 15, यहाँ पे फिर कितना बच गया, 3 बच गया। तो 5 सत्ते 35। ठीक है ना। फिर 5 से काटिए। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, डबल जीरो, तो कितना हो गया, 800, 8,037/400। 8,037/400 कहाँ है भाई, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी वाला, 837/400। ठीक है। इसी तरह से आ जाते हैं अगले प्रश्न में, 43 में। कह रहा है कि 300 ml की पानी, 17 बोतलें, 130 ml की जूस, 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में द्रव कितना होगा। तो सिंपल है भाई, इसको आप क्या करिए, पहले गुणा कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। 17 तिया 51, 5100 ml, और 13, और 13 तिया 39, ये आपका ml में हो गया। काउंट कर लीजिए टोटल कितना होगा, 9 10 को शून्य, 5 3 8 9। तो भैया 9000 ml हो गया, और 1000 ml बराबर कितना होता है, लीटर में होता है। तो हमें क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, बचा 9, तो 9 लीटर आपका तैयार होगा। ठीक है ना। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए सुबह 9 बजे अपने घर से चला। ठीक है ना। कितने बजे चला, 9 बजे चला। और तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। 10 मिनट ये पैदल चला, 1 घंटा
जो है 30 मिनट बस में लिया, तो भाई 1 घंटा और कितना, 1 घंटा 5 मिनट बस में लिया और 15 मिनट फिर पैदल चला। तो टोटल हम देखेंगे 1 घंटा कितना हो गया, 30 मिनट ये टोटल यात्रा में ले लिया, ठीक है ना। ठीक, वह वहां 3 घंटा 20 मिनट 3 घंटा 20 मिनट रुका और जो है 3:30 पर घर वापस आ गया। तो भैया उसको भी जोड़ लो, कितना घंटा रुका है, 3 घंटा 20 मिनट रुका है। टोटल आपका कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है ना। 4 घंटा 40 मिनट टोटल ये वहां पे क्या किया है, रुका है, ठीक है ना, जाने में और रुकने में। ठीक, तो कह रहा है कि वापसी के दौरान वह कितने घंटे लगा, ठीक है ना। 3:30 पर ये घर पे वापस आ जाता है। तो भाई हमें करना क्या है, पहले ये देखना है कि वो जाने में प्लस वहां पर जो है, वहां जब शाम हो जाता है तो ये दोनों को निकाल कर ये इसमें से घटा लेना होगा। तो भाई यहाँ 9 बजे से 9 3 12 है कि सुबह में ये 9 बजे जब निकला है तो 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 घंटा हो जाए, 12 बज जाएगा। और ये 3 और जोड़ लें तो क्या हो गया, 3 घंटा, ये 3 घंटा, 3 3 6 घंटा 30 मिनट जो है वो घर से बाहर रहता है। तो भाई हमको क्या करना है, ये 4 घंटा 50 मिनट दिखला रहा है, ये जो है ये जाता है और वहां रुकता है, तो क्या करना है, इसको इसमें से घटा लीजिए 50 मिनट को, ठीक है ना। तो भाई इसमें तो ये घटेगा नहीं, तो क्या करना है, इसको 1 घंटा दे दो। तो जैसे ही ये मिनट में देगा तो ये 90 मिनट हो जाएगा, और 90 में से 50 निकल गया तो 40 मिनट हो जाएगा। और बचा कितना, ये 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। तो क्या पता चला, 1 घंटा 40 मिनट ये जो है उसको यात्रा करने में लगता है, वापस आने में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसको जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 3, और 5 में से 3 अगर हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। और 16 में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14, निकाल लेंगे तो फिर हो गया 4, और 8 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो 4 रहेगा वही राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो सी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 45 का आपका सी वाला राइट होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं 46 नंबर की क्वेश्चन में। कह रहा है कि 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो भाई इसी नंबर में से इसको घटा लो, इसी में से इसको घटा लो, तो जब दोनों का हर बराबर होता है, यानी कि 33/40 माइनस 11/40, तो घटाओगे तो पहले ऊपर वाले नंबर को घटा लेते हैं जब हर बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 22/40 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 11 दूना 22, 20 गुना 40, तो कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबका हर बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको घटा देते हैं, जो जुड़ने लायक रहेगा जोड़ लेंगे। जैसे 7 5 12, 12 9 21, और 21 में से और 3 1, क्योंकि इसके सामने माइनस है, 3 1 4, 4 निकालेंगे तो 17, ठीक है ना। और 17 बटा क्या हो जाएगा, 22। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। ये ऐसे करके हम लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 48 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 5 टॉफी, ठीक है ना, 5 टॉफी की दर से जो है क्या करता है, खरीदता है, और उसके बाद जो है 125 जो है 4 के रेट से इसको बेच देता है। तो लाभ कितना कमाएगा, ठीक है ना। तो इसका सिंपल ट्रिक आपको ट्रिकली या बताया जाए या डायरेक्ट बता दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो है, अगर हम ध्यान से अगर देखें तो ये 5 टॉफी की दर से खरीदता है और 4 टॉफी की दर से इसको बेच देता है। तो इसको लाभ कितना मिलता है, 1 रुपया लाभ मिलता है। कितने टॉफियों को बेचेगा, जब ये 5 को 20, 20 टॉफियों को जब बेचेगा तो 1 रुपया इसको लाभ मिलेगा। सिंपल ऐसे समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 125 टॉफी बेचने के लिए उसको 125 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितनी टॉफियां खरीदनी पड़ेंगी। तो सिंपल है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऐसा करिए, 20 गुणे आप ये क्या कर लीजिए, 125 कर लीजिए, ठीक है ना। तो 20 गुणे 125 कर लेंगे, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो 125 में जब 20 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2500। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। टीना जो है 55,000 में कोई सामान खरीदती है, तो 55,000 हम जो है इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। और 3,400 रुपया इस पे लागत लगाती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 58,400 रुपया इसका खरीद रेट हो जाता है। और जो है स्कूटर को अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेच देती है। उसका लाभ होगा या हानि होगा, तो भाई हानि होगा। लेकिन कितना हानि होगा, चलो इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 58,400 में से 56,030 रुपया इसको घटा लेना है, ठीक है ना। तो 0
10 7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, और यहाँ से एक उधार उधार तो देने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हो जाएगा आपका 2। तो कितना हो जाएगा, 2370 रुपया जो है इसका टोटल लॉस होता है, 2370 रुपया हानि होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे सवाल को लगाओगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 50 में। एक वर्गाकार पार्क 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर चारों तरफ कितना मीटर चौड़ा, इस पथ को समतल करने में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होना पड़ेगा। इसे मान लेते हैं ये आपका एक पार्क हो गया, जिसका बाहरी जो भुजा है 50 है, और अंदर से अगर मान लेते हैं ये रोड बना है, ठीक है ना, ये 2.5 मीटर इधर है तो 2.5 मीटर इधर, यानी 5 मीटर हो गया। तो भाई 50 में से अगर हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि 50 ये 50 ही, ठीक है ना, तो 50 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 2500 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से 2.5 मीटर उधर से 2.5 मीटर घट गया तो कितना हो गया 45 मीटर, यानी कि इसका लंबाई कितना होगा 45, अंदर का जो होगा 45 होगा। क्या करना है, 45 में 45 का गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट तरीका बताए थे कि क्या करना है आपका, 45 में 45 से गुणा करने के लिए 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, 3 के बाद एक पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। तो कितना हो गया 20 और 25, ठीक है ना। अब इसमें से घटा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 75, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा, और ये खत्म हो गया 475, ठीक है ना। तो 475 इसका रोड का एरिया आया, ठीक है ना, जो ये रोड है, ठीक है ना। अब इस रोड में क्या करना है, प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर के दर से 10 रुपया मिल रहा है, तो 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4750 रुपया इसका जो है 4750 रुपया, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित आयतों में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो भाई इसका गुणा इसमें करोगे तो 18 दहिया में 180 हो जाएगा, इसका कर लें 196 होगा, क्योंकि 14 में 14 का गुणा करेंगे, और इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 16 इसका 16 192 हो जाएगा, 192, इसका 17 में गुणा करेंगे 1 7 8 और 1 187, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 52 पे देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, एक साइकिल की पहिया में 24 तिल्लियां हैं, 2 संलग्न तिल्लियों के बीच में। तो भैया एक जो साइकिल की जो पहिया होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, उसमें 24 से भाग दे दीजिए। तो इसको काट दीजिए 6 चौको 24, इसको काट दीजिए 6 चौका को 36, 4 एक कम 4, 15 चौका 60, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 15 डिग्री का। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, कह रहा है शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितना कोण बनेगा। तो भाई ये सरल कोण बनेगा, कैसे बनेगा चलो देख लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी है, तो भाई एक 12 यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, और 6 यहाँ पे रहता है। तो मिनट वाली जो सुई रहेगी वो इस पे रहेगी, और घंटे वाली जो सुई रहेगी वो इस पे रहेगी। इस तरह से एक सीधा जो है रेखा बनेगा, तो सीधी रेखा को ही सरल कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही सरल कोण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर क्या था, प्रश्न नंबर 53। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 54 पर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 54 में देखेंगे ध्यान से, क्या करें, पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए क्यू आर। तो क्यू ये है और आर ये है, और ये दोनों लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, 6 और 10 16 क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं मिलकर कितने, और पी और क्यू दोनों से अधिक कितना होगा। तो पी और यस, पी ये वाला है और यस ये है, 8 और 4 12, तो कितना घट गया भाई 4। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों ने कितना सॉल्व किया और ये दोनों ने कितना सॉल्व किया, दोनों का अंतर कितना होगा 4, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, कह रहा है कि सभी अंकों को, जैसे मान लेते ये अंक है, बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो भाई इसमें क्या कर लेते हैं, 7 को पहले आगे रखते हैं, 4 को उसके पीछे रखेंगे, 2 को यहाँ रखते हैं और लास्ट में 0 रख लेते हैं, ये सबसे बड़ी होगा। अब सबसे छोटा क्या होगा, 2 0 4 और 7, ठीक है ना, ये घटा लेंगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, 0 को आगे रख लेते हैं, 0 2 4 7, भाई 0 रख देने से 3 ही अंक होगा, ध्यान रहे, तो 3 अंकों का ये अंक बनेगा, 4 अंकों का कभी नहीं बनेगा, तो इसीलिए कभी भी 0 को आगे मत रखा करो, ठीक है ना।
तो भाई इसका अंतर निकाल लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे हो गया 11, 11 में 7 से 4 11, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया आपका जो है 7 5, तो 53 73 55, तो 53 73 ये आपका राइट आंसर होगा। तो सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए 56 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है कि भाजक इतना है, भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर यहाँ पे भागफल गुणे सॉरी भाजक प्लस शेषफल, ठीक है ना। यानी कि कभी भी जब इस तरह का इसका गुणा इसमें मिले तो इसका गुणा इसमें कर लो और इसको लास्ट में जोड़ लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो 51 में 16 का गुणा कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 पचे 30, ठीक है ना। 1 एकम 1, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो 6 और 1 5 3 8, 800 कितना हो गया 16 और इसमें 27 जोड़ लेते हैं, तो 7 7 6 13, 3 1 4, तो 800 कितना हो जाएगा 843, तो 843 इसमें कौन है भाई, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 में देखेंगे 90 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 10 का मतलब 5 दूना 10, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 त्रिक का 9 यानी कि 3 2 बार होगा, तो भाई इसमें कोई नहीं है, ये वाला देखिए है, 3 पे पावर 2 दिया हुआ है और 2 गुणे 5, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर अगले पर, यानी कि प्रश्न नंबर 58 पर। कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। भाई क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। चलिए 59 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकली है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये कह रहा है कि 94 32 बटा में 1.25, इसको काटने के बाद मिल रहा है 75 45.6, इसका ये आंसर हो रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 9.432 और बाई 12.5, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमको करना है 9 4 3 2, ठीक है ना। इसको हमें करने के लिए जो है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको हमें करने के लिए नीचे की तरफ क्या करना होगा, 1000 करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए नीचे का जो नंबर है, ध्यान से देखिएगा, नीचे का जो नंबर है 12.5 है, ठीक है ना। अच्छा 12.5 को हमें पॉइंट को खत्म करने के लिए, ठीक है, पॉइंट को खत्म करने के लिए, या फिर हम ऐसा कर लें पॉइंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट हमें रखना है, तो ये पॉइंट हमें बढ़ाने के लिए एक जीरो और अगर हम 10 बाहर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.25 होगा, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से ये वाला मल्टीप्लाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसा क्यों किए, जैसा इसका रूप था वही रूप इसको लाने के लिए, यानी कि अगर हम इसमें इसे अगर भाग देते हैं तो कितना होगा भाई, हमें 75 45.6 ये मिलेगा। लेकिन 1 2 3 4 4 जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3 4 जीरो यहाँ बढ़ा लो, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इस तरह के सवाल को कभी भी भाग नहीं देना होता है, ध्यान रहे, भाग नहीं देना होता है, इसको जो है ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या होता है। भाई ये वाला जो सवाल है, कई बार इस तरह का सवाल आपको मिल चुका है, ठीक है ना। आई होप आप लोग अगर वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। जैसा कि 19 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ताकि जो है ऐसा लगे कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आ जाते हैं भाषा परीक्षण यानी कि खंड तीसरे। अनुच्छेद 1 में कह रहा है सुनहरा बाज अधिकतर घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होता है, किंतु प्रायः बड़ी होती है, ठीक है ना। यह शानदार प्राणी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या
खाड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाता है, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तीरने में दक्ष होता है, तीरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तैरता तिरता लिखा हुआ है, तैरता दिखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाई तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा सकती है। यानी कि गर्म हवाएं जो होती हैं उसको जो है और ऊंचाई तक लेकर जाती हैं आसानी से। ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब है इसको जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन को। हम लोगों ने ऑप्शन को तो पैराग्राफ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है सुनहरा बाज अधिकतर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है भाई, यहाँ पे गोलार्ध का नाम लिया है। ठीक है ना। तो गोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उत्तरी गोलार्ध। देखिए ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना। मादा सुनहरे बाज को कौन से आकार में होते हैं, तो ये घने भूरे पैरों के होते हैं। ठीक है ना। मादा सुनहरे बाज और कौन से होते हैं, घने भूरे पैरों के होते हैं। ठीक है ना, यही बोला गया ना, घने, छूट रहा है शायद, ऑप्शन गलत है। कह रहा है मादा सुनहरे बाज पहचाना जाता है, तो मादा जो पहचानी जाती है वो थोड़ा सा किंतु थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है ना। तो बड़ी होती है, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, तो बड़े आकार की होती है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ये वाला राइट नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं 63 नंबर। घोंसले बनाने के लिए इस पक्षी कैसा स्थान चाहिए, विशाल ऊंचाई होनी चाहिए, भवन वाला, खुला। ठीक है ना। तो हमारा जो है 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, खुला क्षेत्र होना चाहिए। तो ये आपका राइट है। ये भी सही हो सकता था, लेकिन जो है खुला क्षेत्र इसे चाहिए ताकि जो है ज्यादा क्षेत्र इसको मिल सके। शानदार के समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है, ठीक है ना। शानदार का मतलब भव्य होता है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए आ जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है। विशाल का मतलब छोटा होता है। ठीक है ना। विशाल का मतलब बहुत बड़ा, उसका विलोम शब्द बहुत छोटा होगा। यानी कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है, विलोम नहीं है, सॉरी, यहाँ कह रहा है विलोम नहीं है, तो भाई छोटा ये भी और ये भी और ये सब का सब क्या है, इसका विलोम है, लेकिन ये वाला विलोम नहीं है, इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आ जाते हैं दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। ठीक है ना, सही बात है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती है, आज भी उतने ही ताजा जितने तब थे। तब लेखक के मन में वे थे, वे विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों के केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इनमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया ये आपका है। ठीक है ना, क्योंकि पुस्तकें कभी नष्ट नहीं होती है। बाकी जो है खंडहर जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि मूर्तियां हो गई, महल हो गया, वो सब के सब जो है ढह जाते हैं, लेकिन पुस्तकें कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये विचार होते हैं और विचारों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे क्या है, 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 66 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहले आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान रखने वाली, अनुचित, खर्च करने वाली, तो उपयोगी। ठीक है ना। तो क्या है, पुस्तकें ये उपयोगी कृतियों में से एक है। ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी पुस्तकों की समय परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उनमें क्या होता है भाई, उनमें क्या होता है, महान विचार होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे ना ऊपर जाकर तो विचार ही दिखा हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन राइट होगा। 68 का देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुपयुक्त ये वाला है, बाकी जो है सब जो है इसका क्या है, विपरीत है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69। तो 69 में कह रहा है विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालते हैं क्योंकि वे
क्योंकि वे क्या होते हैं, हमें प्रशिक्षित करती है। ये भी राइट है, लेकिन विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, ये राइट है। बाकी समय से परे होती है, मानवीय विकास का उत्सव होती है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये वाला है, बाकी इसमें उतना उपयुक्त नहीं है। 70 नंबर में आ जाते हैं। अनुच्छेद में ढहना शब्द का यहाँ पे डैश डैश के अर्थ में होता है। ढहना मतलब बिखर जाना, अलग कर देना, काटना, हटा देना। तो बिखर जाना, समाप्त हो जाना, यही आपका राइट होगा। बाकी इसमें और कोई राइट नहीं लग रहा है। चलिए आ जाते हैं अगले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद को तीसरे को पढ़ते हैं। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। पहला, वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छुपने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए। ये तीनों चीजें जो है उनको सहायता करती हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ियों के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाल में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायता देती हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाल में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल पाता है। वह फंस जाता है। जालों का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस गया है। इसलिए जालों के बिना मकड़ियां वैसा नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो मतलब जाल क्यों होता है, उनको सुरक्षित रखता है, उनको भोजन देता है और उनके बच्चों को सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके जो है क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा है यह अनुच्छेद किसके बारे में है। तो भाई यह अनुच्छेद किसके बारे में, मकड़ी के जालों का महत्व के बारे में है, ठीक है ना। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। वे अंडे पकड़ते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे जल ढूंढते हैं, तो ये गलत है। बाकी इसमें वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो भाई सी वाला ऑप्शन राइट होगा। बाकी इसमें रॉन्ग है, ठीक है ना। फंसा का समानार्थी होगा चिपका, छिपा, भागा, खाया, ठीक है ना। तो ये 73 का जो है हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चिपक जाते हैं उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जालों में कुछ फंस गया है। तो वे अनुभव करती हैं, जब हिल जाता है तो अनुभव करती हैं, ठीक है ना। तो 74 का सी वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या होगा। अस्तित्व मतलब अपने आप को जो है ये क्या करती हैं, जीवित रखती हैं, अस्तित्व में रहती हैं, जीवित रखती हैं, ठीक है ना। तो मतलब बिना जाल के वो जीवित नहीं रह सकती हैं, यही इसका सबसे बड़ा मतलब होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट अनुच्छेद है। इस तरह से हम लोगों का 80 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। रोबोट एक विशेष यंत्र है, ठीक है ना। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलती है और काम करती है। यह एक यंत्र होने के कारण यह गलतियां गलतियां न करता है, न थकता है। यह सभी शिकायतें नहीं करता, यह कभी शिकायतें नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाने के उपयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कार बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण के में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की सफाई में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल के उत्तर देने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोबोट के बारे में ही सब कुछ है। चलो मान लेते हैं अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 76 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कह रहा है, थका का समानार्थी शब्द होगा। अन्वेषण, निवास, खतरनाक। तो भाई निढाल, थकना का मतलब निढाल होगा, ठीक है ना, निढाल, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, वे यंत्र होते हैं ना, ठीक है ना। तो 77 का हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा, वे यंत्र होते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 78 में आ जाते हैं। 78, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। घर की सफाई, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, कारों बनाना, बच्चों को पढ़ाना। तो 78 का जो है अभी तक तो ये नहीं हुआ है बच्चों को पढ़ाने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न नंबर 79 में हम देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थ है। तो खतरनाक का सुरक्षित होगा, बस इतना सिंपल है, ठीक है ना। चलिए 80, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे होते हैं, ये राइट है। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, ये भी राइट है। रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं, ये भी सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांश रोबोट, तो भाई यहाँ पे बोला है अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे होते हैं, तो ये वाला आपका रॉन्ग होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अधिकांश रोबोट मशीन जैसे दिखाई देते हैं। तो भाई यहाँ पे इंसानों जैसे कैसे होगा,
ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब है जो है ये वाला हमारा जो है रॉन्ग है, यानी कि यही राइट होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही हमारा राइट होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग जो है समझ चुके होंगे 40 क्वेश्चन किसका, MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, 20 क्वेश्चन किसका, मैथ का, 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का। इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 2 पार्ट में। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और आपका 13 दिसंबर 2025 को जो पेपर होने जा रहा है, एकदम अच्छे से पेपर देकर आइए और झंडा गाड़ दीजिए, 100% सिलेक्शन लेकर जाइए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो हमसे जुड़े रहें। यहाँ पर आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। अच्छे से आप तैयारी करिए, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगले वीडियो में हम नए कुछ अलग वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए हमको इजाजत। थैंक यू सो मच। बाय बाय।